अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1A करवाया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू PDF 1A कराने के बाद मैंने आपको कहा था 1B कर लें, 1C कर लें, 1D कर लें, और आप लोगों ने किया, जिसमें आप लोगों में से बासानी 1D हो गया था। तो फिर हमने जो अपने अगले लेक्चर में क्या किया, आपको मैंने 1B भी करवा दिया था, और 1B आप लोगों ने करने के बाद 1C तो बासानी हो गया होगा। 1B और 1C में कोई फ़र्क नहीं है। इन दो लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 2A कराया था, और जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल नंबर 2A मुझसे समझा है, किया है, वो बासानी न्यूमेरिकल नंबर 2B भी कर लेंगे। 2B भी हो जाएगा आप लोगों का। आज हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब अली, वो एक ऐसा न्यूमेरिकल है कि जो बाकी न्यूमेरिकल्स के मुकाबले में थोड़ा सा टफ़ है, मुश्किल है, और इस न्यूमेरिकल को कराने के लिए भरपूर मुझे वक्त चाहिए होगा और भरपूर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। 4 न्यूमेरिकल हैं एक जैसे, न्यूमेरिकल नंबर 3A, 3B, 3C, और जो नोट्स में देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7, 8, 9 और 10। कौन कौन से? 7, 8, 9, 10। और हमारी PDF के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नंबर 3A, 3B, 3C और 3D। पसंद कर लो मैं कौन सा कराऊँ। 3A करा देता हूँ। मैं कौन सा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ भाई साहब? न्यूमेरिकल नंबर 3A मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 3A, और आप करेंगे मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल नंबर 3A, और आप तमाम मुसलमान करेंगे कौन सा न्यूमेरिकल? 3B। उसके बाद 3D। ये 3 करके आना है कल, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा? 3A। न्यूमेरिकल नंबर 3A पढ़ने जा रही हैं मोहतरमा जनाब, क्या नाम है? तानिया। D से दानिया। दानिया न्यूमेरिकल नंबर पढ़ रही हैं 3A, और पूरी पब्लिक तवज्जो के साथ सुने क्या बोल रही हैं। 15 मीटर लैडर, मेरी तरफ तवज्जो देना। 15 मीटर लैडर, हो जाए शुरू। 15 मीटर लैडर, जल्दी बताओ क्या करें? बेस, वॉल, लैडर, और A, B, यहां पे बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी मुझ में तवज्जो, मैं पहले बता रहा हूँ न्यूमेरिकल मुश्किल है। अभी तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए सबसे मुश्किल वाला न्यूमेरिकल अभी चल रहा है हमारा। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि लेंथ ऑफ दी तो मेरे ख्याल से इन्होंने, क्योंकि अच्छा लेंथ ऑफ द लेटर अगर गिवन नहीं होता तो हम क्या कर देते, उसको L ले लेते, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम जो है वो ले रहे हैं। तो 15 मीटर लेडर इन्होंने पहला सेंटेंस स्टार्ट किया, तो उसके बाद हम यहाँ तक की कार्रवाई पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। रीस्टार्ट कीजिए। वेट 600 न्यूटन, ये देखें, वेट ऑफ द लेडर। वेट ऑफ द लेडर क्या होता है? अरे वेट ऑफ द लैडर, ये जो AC बोल रहे हैं उनकी अजमत को सलाम है। AC क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर। वेट ऑफ द लैडर W 600 न्यूटन। तमाम मुसलमान बच्चों से गुजारिश है, चुप करके सामने देखें, सिर्फ और सिर्फ दानिया बोल रही हैं। जी दानिया, दोबारा से स्टार्ट करो, स्टार्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करो। यहाँ एक यूनिक सीन आ गया भाई, एट अ पॉइंट 12 मीटर अबव द ग्राउंड। ये देखो, ये दिया हुआ है। अभी तक के क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी नहीं आया था। हाँ, ये सही कह रहे हो, वैसे तो मैंने पॉइंट बिल्कुल सही बोला है। इसमें
वर्टिकल लगाना चीप कहलाएगा। क्या बात है तुम्हारी। मैं अगर कैमरा मैन होता मैं तुम्हारी तरह कैमरा करवाता, मैं कहता इसको दिखाओ। हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर एच कितना गिवन है? 12 मीटर। वीडियो में एरर आ गया, कौन सी वीडियो में? हाँ, अच्छा जी, हाइट ऑफ लैडर। अब वो कह क्या रहे हैं, इस सवाल में एक यूनिक केस है। वो कह रहे हैं वो जो सीढ़ी रखी हुई है ना, अ लैडर इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 12 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी जो सीढ़ी दीवार पे रखी हुई है वो जिस पॉइंट पे रखी हुई है वो ज़मीन से कितने मीटर ऊपर है? तवज्जो है भाई, 12 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है। तो ये क्वेश्चन का सीन था। सवाल को अब ज़रा सुनते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। हाइट ऑफ द लैडर का जिक्र हुआ है 12 मीटर। अच्छा, ये यहाँ पे यूनिक आया। ऊपर का सीन जो चल रहा है वो तो वैसे ही चल रहा है जैसा आप अभी तक चला चुके हो, बट ये वाला जो पॉइंट आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट न्यूमेरिकल्स, ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, कुछ नया मिला है आपको इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ें। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज़ 1/3 द वे अप। समझ गए? समझाऊँ क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ये AC दिया हुआ है। आओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ये देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर इज 1/3 द वे अप। ये देखो 1/3 द वे अप। बोलो, समझ में आ गया? वे अप मतलब लंबाई होगी, वे अप मतलब क्या होगी? उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 1/3 द वे अप, 1/3 द वे अप। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा। अब समझ में आया कैसे आया? जुमला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कह रहे हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 द वे अप। गर्ल्स एंड बॉयज, एनी प्रॉब्लम? दोबारा से सुने अब इस सवाल में, यही ये असल मैं जो बता रहा था, मुश्किलात आएंगी। इससे पहले किसी भी सीढ़ी में ऐसा हुआ था भाई इसके सीढ़ी पे कोई चढ़ा हो? नहीं, सीढ़ी थी बस, सिर्फ सीढ़ी रखी हुई थी और ऐसा सीन चल रहा था। इस वाले न्यूमेरिकल में एक नया पार्ट आया है और उसमें पता है क्या हुआ है? उसमें ये हुआ है, उस तवज्जो रखिएगा मुझ पे, उसमें ये हुआ है कि जो सीढ़ी है उस पर कोई मौजूद है। अभी तक 6 न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, सीढ़ी पे कोई चढ़ा हुआ नहीं था। अब सीढ़ी पे पर्सन मौजूद है, मैन है या बॉय है? क्या है? मैन। अ मैन ऑफ वेट इतना इस क्लाइम्स हाफ ऑफ द लैडर। इस सवाल की पहचान यही है, यानी इस टाइप की पहचान यही है कि सीढ़ी पे कोई ना कोई मौजूद होगा। जैसे ही मौजूद होगा आप उस पॉइंट को कह देंगे डी। यानी सी तक तो पहुंच गए थे, अब एक नया पॉइंट बनाएंगे डी, और वहाँ से उसका ले आएंगे वेट। लेकिन अब बेटा तवज्जो रखना, यहाँ से समझ में नहीं आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसका वेट लेके आएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे आप? W1 W1 W2 पहले इस वजह से नहीं बोला था क्योंकि पहले W1 W2 की नीड नहीं थी, सिर्फ एक ही वेट था। अब क्योंकि दो आ रहे हैं तो मुझे एक को W1 बोलना पड़ेगा और एक को W2 बोलना पड़ेगा। तो एक W1 हो गया, यहाँ पे मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी। देखो W1, और मैं ये देखो क्या लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने लिखा था वेट ऑफ लैडर बात समझ में आई? 1 मिनट तवज्जो, या अभी बात खत्म नहीं की मैंने। ये तो क्लियर हो गया W2। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका जो फिक्स पॉइंट वेट वाला पॉइंट है वहां से A तक का फासला होता है। जिस तरह सीढ़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी AC थी, तो वैसे ही पर्सन की वेट ऑफ ग्रेविटी क्या, पर्सन का वेट ऑफ ग्रेविटी क्या कहलाएगा? AD। और ये देखो अब पता नहीं आप समझ पाए नहीं समझ पाए। मेरे जुमले को दोबारा सुनो। वो कह रहे हैं अ पर्सन वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स
हाफ ऑफ द लैडर। समझ में आ गई बात? फिर से जुमला सुन लो, अ पर्सन वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स हाफ ऑफ द लैडर। अब लैडर है 15 की, तो 15 का आधा कितना होगा? 7.5। इसका मतलब पर्सन जो है वो 7.5 पे खड़ा हुआ है, 7.5 मीटर पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली। अच्छा, ये डायग्राम में बिल्कुल बीच में बनाना इस तरह ज़रूरी नहीं होता, डायग्राम रफली बनती है, ठीक है। यानी आपको मेजरमेंट करके ऐसा नहीं है कि 15 मीटर, वरना फिर एक काम करो 15 मीटर का पेपर लेके आओ और 15 मीटर की सीढ़ी बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सीढ़ी बनानी है, बस ये डायग्राम इस तरह रफली भी काफ़ी है। पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं होती, वो सिर्फ वेक्टर्स में होती है। अगर वेक्टर्स की डायग्राम आ जाए, जो कि हमारे पेपर में नहीं आती है बोर्ड के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब मैं पूरे सवाल को एक दफ़ा पढ़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग। तवज्जो, पूरा सवाल क्या था, मैं उस सवाल को जितना मुझे याद हुआ सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। अ 15 मीटर लैडर of weight 600 Newton and the ladder is placed at a point 12 meter above the ground and its center of gravity is 1/3 the way up. A man of weight 400 Newton climbs half of the ladder. यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? सवाल के अंदर यूनिक चीज़ें कितनी मिली हैं अभी तक हमें? तीन मिली हैं। एक ये हाइट वाला सीन पार्ट, और एक वो पर्सन का वेट और उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्लूड हो गई सवाल के अंदर। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ? अब ये बताओ, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड क्या होता है? आर। वेरी गुड। रिएक्शन ऑफ ग्राउंड क्या होता है? वी नहीं होता, एच नहीं होता। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 5.1 जब मेरा चल रहा था, मैंने कहा था देखो, अगर रिएक्शन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड मांगे तो वी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड मांगे तो, और अगर उनका दिमाग ख़राब हो जाए और बोले रिएक्शन ऑफ ग्राउंड निकालो, तो तुम्हें वी और एच का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। ये देखें, पिक्चर क्लियर है? रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, आगे बढ़ाओ। खत्म हो गया सवाल? नहीं, रिएक्शन ऑफ वॉल भी मांगते हैं इसमें। अच्छा, ग्राउंड एंड वॉल। फाइंड द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एंड वॉल। अभी सिर्फ भाई साहब क्या बना है पता है आपको? अभी सिर्फ डेटा बन रहा है, अंदाजा कर लो इससे, ठीक है। ये हमारा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये हमारा क्या बना? डेटा। और एक और बात बताऊं, ये न्यूमेरिकल अगर आया ना तो सेक्शन सी में आएगा, अगर ये आया। और इस बार आप फंसोगे सेक्शन बी में नहीं, क्योंकि सेक्शन सी में 3 पार्ट्स दे दिए, ए बी सी। अब ए आ रहा होगा तो बी नहीं आ रहा होगा, बी आ रहा होगा तो सी नहीं आ रहा होगा, ए और बी वहाँ से भी आ रहा होगा, ए और बी दूसरे वाले का भी आ रहा होगा, उसका भी सी नहीं आ रहा होगा, इसका ए नहीं आ रहा होगा। यानी दोनों क्वेश्चन में 2-2 पार्ट आ रहे होंगे और दोनों क्वेश्चन में 1-1 पार्ट नहीं आ रहे होंगे। ये सच बताओ, यही होता है जब भी ए बी सी का आता है ना, तो यही वाला सीन होता है, 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और 1 नहीं आ रहा होता। अब अल्लाह ताला आप लोगों पे ऊपर क्या फरमाए? रहम फरमाए। बेस्ट ऑफ लक। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। चलें भाई, एक बात बताएं, मैंने यहाँ तक आपको जो लेक्चर दिया, समझाया, ब्रीफ किया, डायग्राम बनाई, ये जो लिख रहे हैं लिखना बंद कर दें भाई 2 मिनट के लिए। मैंने डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाने के बाद मैंने आपके सामने डेटा बना के रखा। किसी चीज़ की वही होगा, मंजन तो वही है ना, इफ ए इज़ अ फिक्स पॉइंट देन अप्लाइंग सेकंड एडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी चीज़ की कमी फील हो रही है कि सर ये चीज़ तो है ही नहीं, इसके बगैर तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। थीटा, तवज्जो है? मैंने जो अभी लास्ट न्यूमेरिकल करवाए थे सब में एंगल गिवन होता है। आपको पता है जब हम वो लाइन लगाते हैं तो उस वाली लाइन में एंगल लगाना पड़ता है। एंगल तो है नहीं सर, क्योंकि एंगल नहीं है तो हमारा अभी सॉल्यूशन की साइड पे जाना सही नहीं है, गैर मुनासिब है। डेटा में एंगल नहीं है, डायग्राम में भी एंगल गिवन नहीं है, कुछ नया मिला हुआ है, हाइट। याद रखना, जब भी कोई चीज़ नहीं मिली हुई है ना, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें कोई चीज़ होनी चाहिए थी और नहीं मिली हुई, तो फिर देखा करो वो कौन सी चीज़ दी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। हमेशा ये उसूल याद रखना, क्योंकि फिर उन्होंने वही चीज़ दी है उसी चीज़ के लिए।
कि जो नहीं है। इसका मतलब तवज्जो रखिएगा, इसका मतलब हमें एंगल चाहिए था, एंगल नहीं है, और हमें हाइट है, इसका मतलब हाइट में कुछ है, कुछ तो है। दिया नाम है ना उसका, दया। अच्छा दया मैं देखता नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता, मैं तो वो फेसबुक पे जो आती रहती है ना उसकी मीम्स वगैरह, वहाँ से हमने सीखा है। तो भाई कुछ तो है दया, पता लगाओ। मुझे एक बात बताओ सामने, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड परपेंडिकुलर है? अस्तगफुरुल्लाह की इसमें क्या बात है? अच्छा मैं समझा इस पर बोल लो अस्तगफुरुल्लाह। भाई ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। ये बेस नज़र आ रही है, जिसको बेस नज़र आ रही है ना उसको अपनी बेस दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है? तवज्जो, ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस। आप तमाम बच्चों को शायद पता हो कि साइन थीटा बराबर होता है सानिया प्यारी है, सानिया प्यारी है। हाँ तुम लोगों ने सम पीपल ऐसे याद किया, हमने गंदे तरीके से याद किया, हम लोग थोड़े बिगड़े हुए लोग हैं। सानिया, ये इसको देखा, हंसी बहुत ज़्यादा आ रही है इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डन है बॉयज एंड गर्ल्स? बताएंगे परपेंडिकुलर कितना है? अच्छा ये जो हरकतें हम कर रहे हैं ना साइन थीटा के वाली, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन, हम यहाँ से पहले एंगल निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/15। जरा निकालो 12/15। 0.8। अगला स्टेप बताओ क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। कितना आ रहा है? 53.13, यही है बेटा। थीटा क्योंकि नहीं गिवन था, थीटा क्योंकि गिवन नहीं था तो मजबूरी थी। अब ये देखें, अब गिवन है 53.13। 53.13 मानते हो? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस करो इससे, 36.87। है मुश्किल। मैं तो कह रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल सबसे, अभी तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए उसका सबसे मुश्किल पार्ट है ये वाला। 36.87 समझ में तो आ गया होगा, कॉन्सेप्ट तो पता है ना तुम लोगों को, 90 माइनस करके आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले बताओ डायग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डेटा क्लियर हो गया था? एंगल क्यों निकाला और कैसे निकाला क्लियर हो गया? अब हम एज यूजुअल वाला स्टेप लगाएंगे अपना। ज़रा बताइएगा क्या बोलेंगे? इफ ए इज़ आ if A is a fixed point, then applying second condition of equilibrium. If A is a fixed point, then applying second condition of, boys and girls, बेटा स्टेप थोड़ा मुश्किल है, तवज्जो के साथ सुन लो। 3 सवालात आपको करने के लिए दूंगा, वो आपके सवालात होंगे, उसे आप एंजॉय कीजिएगा। टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क, बेटा मुश्किलात नहीं, मुश्किल स्टेप्स हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? पहले मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। पिछले वाले न्यूमेरिकल में ना वेट वो लगाते थे, WACS इस तरह की हरकतें करते थे, लेकिन एक W था, अब कितने? 2। ये देखो क्या बनेगा, W1। हाँ बोलो बेटा। अगले वाले में लगा क्लॉक वाइज तो वही रहेगा ना, क्लॉक वाइज भले से 4 W लगे हुए, लेकिन चारों को क्लॉक वाइज भी कंसीडर करेंगे ना। तो स्टेप में यहाँ पे देखना, यहाँ पे होगा W1
AC साइन थीटा नहीं ना, एंगल बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा एंगल बताओ, सही बताओ, 36 आएगा या 53 आएगा, 36 आएगा। जिन्होंने किए हैं न्यूमेरिकल वो सही बता रहे हैं। अब ये देखो, ये W1 है, समझ में आ गया। अब साथ में कौन है, W2 भी है ना, तो प्लस करना पड़ा, W2 AD, W2 AD साइन अगेन वही है ना, ये देखो W2 AD, समझ में आ रही बात, W2 AD साइन 86.87, क्लियर है। दो W थे, दोनों को जिक्र कर दिया, इज इक्वल टू S AB साइन, अब S साइन 53 पॉइंट, बोलो क्लियर है, साइन 53.13। क्लियर बेटा, नजर आ रहा है, वो मेरी आदत है, उसके बाद आप लोगों को तो नजर आ ही रहा होगा, अंडरस्टूड सी बात है, तो तू पिटेगा मेरे हाथों से। आगे चलते हैं, W1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 600, AC कितना है 5, ये वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी है, साइन 36.87 निकालो, साइन 36.87 0.6 प्लस W2 कितना है 400, AD 7.5, ये और वैसी बात है 0.6 ही होगा। उसके बाद S AB कितना है, ये निकालो 0.79, 0.77 या 0.79, तुम भी कर लो, बनाया तुम, 0.79, ठीक है। अब पता है क्या करो, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1800। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, दोबारा करो, लिखो 15 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, ये 0.11.85, 11 पॉइंट, अच्छा 11.85 को ना मैं राउंड ऑफ करके डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। 11.85 असल में 11.9 आता है, ये जो सच बात है, जिन्होंने पूरा सॉल्व किया होगा ना उनका 11.9 आया होगा, तो आप 11.9 लेके भी सॉल्व करोगे ना, लेकिन वो 11.9 की वजह से ना हमारी वैल्यूज पॉइंट में चली जाएगी, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 11.9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 लिख सकता हूँ, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा अब इन दोनों को प्लस कर दो, 3600 और ये 12 डिवाइड में, कितना आ रहा है, ये फ़ायदा हुआ, वरना पॉइंट्स में आता, 300 न्यूटन। बेटा मुझे सिर्फ इतना बताओ, अभी हमने क्या निकाला है, S, अभी हमने क्या निकाला है, S, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इस कैलकुलेशन में एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, अभी हमने S निकाला, अभी R निकालना बाकी है। अब हम ये लिखते हैं, नाउ अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बस ये इसमें ना लंबी करना थोड़ा ज़रूरी है। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी तो ये इस बोर्ड पे आएगा भी नहीं। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉयज
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता है क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। यही है। अब हम क्या, इसके बाद हम वही रिलेशन शो कर देंगे जो हमें पता है। एक्स पे कौन है? एच और एस, तो हम बोलेंगे एच और एस बराबर है, इसका मतलब है ये बात वही है जो मैंने सिखाई थी कि एच और एस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई है और एच को हमने एस के बराबर ले लिया है, बस ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चुप करके सुनो तुम। एच इज इक्वल टू एस और यहाँ जो क्या होगा? नहीं, वी इज इक्वल टू W1 प्लस W2। वी इज इक्वल टू W लिख सकता था मैं, लेकिन यहाँ एक नहीं है, दो हैं, तो W1 प्लस W2। अगले स्टेप में क्या होगा? H इज इक्वल टू एस कितना है? 300। ये H आ गया। V इज इक्वल टू होगा 600 प्लस 400, तो ये आ गया आपका। ये मैंने V भी निकाल लिया, लेकिन अब मुझे ये थोड़ी निकालना था। अब मैं लगाऊंगा फार्मूला किसका? R का। मैं कहूँगा भाई साहब R इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैं जा भी कहाँ सकता हूँ? एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मैं उठ जा रहा हूँ, अब नज़र आ जाएगा। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डन है भाई साहब। एच की वैल्यू बताओ कितनी है? 300 का होल स्क्वायर प्लस वी। बेटा पूरे को सॉल्व करके साथ ही बता दो। पहले 300 के स्क्वायर करो, फिर 1000 के स्क्वायर करो, दोनों को प्लस करो, उसका रूट लो, रूट लेके आंसर बता दो। पूरा सॉल्व करके आ रहा है 1044 न्यूटन, और ये हमने क्या निकाल लिया? R। सवाल की औकात समझ में आई? था ना लेवल वाला क्वेश्चन? मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा। हाँ, फर्स्ट कंडीशन में दोबारा बता दूं भाई। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये तो रट्टा है, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू। अब एक्स पे कौन लगता है? एच और एस, तो मैं क्या कहूँगा? एच इज इक्वल टू एस। इसका मतलब एच और एस कैंसिल हो रहे हैं, और V W के बराबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे W1 और W2 दोनों के बराबर है, तो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। H इज इक्वल टू S, तो S की वैल्यू आ गई, और V की जगह 600 प्लस 400 1000, बाकी आगे वैल्यूज पुट कर दी। बेटा इस न्यूमेरिकल के बाद आपने करना है न्यूमेरिकल नंबर 3B, 3C और 3D। राइट डाउन कीजिए, घर घर के नारे लगा दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।